आज के इस वीडियो में हम लोग रोलिंग ऑक्सीलेशन इन ए कर्व्ड बॉल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ टर्म रोलिंग ऑक्सीलेशन का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ जो बॉल्स हैं, ये जो बॉल है या फिर रिंग है या फिर आप सिलेंडर है या हॉलो सिलेंडर है, ये सारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, लुढ़क रहे हैं। मतलब ये रोटेट तो कर ही रहे हैं, साथ में ये जो है सो ट्रांसलेट भी कर रहे हैं जैसा इस कर्वेचर में जो है सो। इस कंसेप्ट पे बेस्ड कई बार जेईई और नीट में सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इस पूरे डिस्कशन का जो आज थीम है कि क्या हुक, सिलेंडर या शेप, ये तीन तरह के शेप, ठीक है, यहाँ तो आप हॉलो सिलेंडर भी देख रहे हैं। सवाल ये उठता है कि विच वन विल ऑक्सीलेट फास्टेस्ट। ठीक है, व्हेन रोलिंग इन ए कर्व्ड बॉल, इस कर्व्ड बॉल में रोल करते वक्त कौन सबसे ज्यादा फास्टेस्ट स्पीड से ऑक्सीलेट करेगा। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि स्फेयर ऑक्सीलेट फास्टेस्ट व्हाइल द हुप इज द स्लोएस्ट। ये ही इस पूरे के पूरे मतलब डिस्कशंस का कंक्लूजन होने वाला है कि स्फेयर सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ऑक्सीलेट करेगा और हुप या फिर जो रिंग है वो सबसे स्लोएस्ट ऑक्सीलेट करेगा। तो इस पूरे प्रोसेस का हम लोग डेरिवेशंस और कंसेप्चुअल इनसाइट्स इस वीडियो में देखेंगे। Let us derive the general formula, ठीक है, general formula for oscillation of a rigid body rolling without slipping in a ball of radius r, and then we will see why a sphere oscillate fastest and while a hoop is the slowest। ठीक है, इस चीज को अब हम लोग डिराइव करेंगे। We are going to derive the time period t। ठीक है, हम लोग टाइम पीरियड निकालने जा रहे हैं इस तरह के ऑक्सीलेशंस का। सो द कंप्लीट सेटअप्स एज यू कैन सी हियर इज दैट कि एक शेप है। ठीक है, इस शेप का अगर आप देखें तो जो रेडियस है, मतलब क्या चीज, अगर ये सेंटर पॉइंट होगा, इफ दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस शेप, तो रेडियस हो गया इस शेप का यहाँ पे a। ठीक है, और इसी शेप का जो मास है ना, ये यहाँ पे मास क्या है, m मेंशन, मैंने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया है मास ऑफ दिस शेप व्हिच इज इनसाइड द बॉल। बॉल का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब अगर इस बॉल को एक कंप्लीट सर्किल को कंप्लीट किया जाए तो जो इसका सेंटर से जो इसके पेरिफेरी की डिस्टेंस है, ये क्या है, ये r यहाँ पे मेंशन्ड है। और हम लोग ये जो है सो ये जानते हैं कि ये बॉल अभी क्या है, अपने लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी के स्टेट में है। सो दिस पॉइंट पे बॉल को हम क्या बोलेंगे, ये इक्विलिब्रियम पोजीशंस में, कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे बॉल अभी लाई कर रहा है। ठीक है, नाउ वी डिस्प्लेस द बॉल बाय एन एंगल थीटा। डिस्प्लेस होने से पहले जो मैं बॉल के बारे में, जो शेप जो आप देख रहे हैं रेड कलर का, इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ये जो शेप है, ये शेप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी अ रिंग, इट कैन बी अ रिंग, इट कैन बी अ सॉलिड स्फीयर, इट कैन बी अ सॉलिड सिलेंडर, इट कैन बी अ होलो सिलेंडर। ठीक है, तो इस शेप जो है सो इस पे ये जो शेप है ये कुछ भी हो सकता है, बट इट इज सिमेट्रिकल एंड दैट्स व्हाई आई एम डिफाइनिंग द रेडियस ऑफ दिस शेप एज a। ठीक है, तो अगर ये रिंग होगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू ma स्क्वायर होगा। अगर ये सॉलिड स्फीयर होगा तो 2/5 ma स्क्वायर होगा। अगर ये सॉलिड सिलेंडर होगा तो यहाँ पे होगा 1/2 ma स्क्वायर एंड हॉलो स्फीयर में ma स्क्वायर होगा। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं क्या चीज, जब शेप चेंज हो रहा है तो इस जब शेप चेंज हो रहा है तो इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का केवल कोफिशिएंट चेंज हो रहा है। यहाँ 2/5 हो गया, यहाँ 1/2 हो गया, यहाँ ma स्क्वायर हो गया। तो अल्टीमेटली मैं क्या कह रहा हूँ कि चूंकि मैं एक जनरल इक्वेशन डिराइव कर रहा हूँ तो मैं इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लूंगा, बीटा m इंटू a स्क्वायर। ठीक है, वी हैव टेकन दिस ऑब्जेक्ट having moment of inertia beta m into a square. Now this beta identifies कि कौन सा शेप इसमें रोलिंग मोशन में है। अगर बीटा 1 है तो इट मींस ये जो कोफिशिएंट अगर 1 है, इट मींस इट इज ए रिंग। इफ बीटा इज 2/5 इट मींस इट इज अ सॉलिड स्फीयर। इफ बीटा इज 1/2 इट मींस इट इज अ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, तो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या होगा, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैं इसको थीटा एंगल डिस्प्लेस करता हूँ, मतलब बॉल आ गया डिस्प्लेस होकर के यहाँ, दिस एंगल इज व्हाट, थीटा। ठीक है, अब देखो जब बॉल यहां से यहां डिस्प्लेस्ड हुई है तो उसमें क्या आ गई होगी, इसमें यहाँ इस पॉइंट पे ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के स्टेट में था और इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास इस हाइट पे चला गया है। मतलब अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास जो है इस बॉल का, अब ये इतना हाइट ट्रेवल कर चुका है। ये जो हाइट है, दिस इज द टोटल हाइट ऑफ द चेंज इन द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, दिस इज द चेंज इन द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास।
ठीक है। और दूसरी चीज क्या चीज है कि मैं एक पैरामीटर यहाँ डिफाइन कर दे रहा हूं कि ये जो ऑक्सीलेशन होगा तो अल्टीमेटली सेंटर ऑफ मास विल बी गोइंग टू ऑक्सीलेट ना। तो सेंटर ऑफ मास जो है तो ये इस जो सर्किल है इस सर्किल में ये रोटेट करेगा, ठीक है। दिस इज अ सर्किल इन विच द सेंटर ऑफ मास विल ऑक्सीलेट। इस सर्किल का रेडियस क्या होगा, तो यहाँ ये ए है और ये पूरा का पूरा जो लेंथ है, मतलब ये जो रेडियस है पूरा का पूरा, ये कर्वेचर जो है ये आर है। तो अल्टीमेटली जो ये रेडियस होगा, ठीक है, दिस विल बी आर माइनस ए। इस रेडियस में ये जो है सो सेंटर ऑफ मास ऑक्सीलेट करेगा, ठीक है। तो ये सारा सेटअप आपको यहाँ पे क्लियर है। नाउ क्या किया हम लोगों ने, बॉल को थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर दिया एंड सॉरी बॉल जो है सो थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर दिया। वी हैव डिस्प्लेस द बॉल बाय एन एंगल थीटा। As you can see, we have displaced the ball by an angle theta, ठीक है। मैंने इसको थीटा एंगल से ये डिस्प्लेस कर दिया है। So this is the theta angle through which the ball is displaced। अब मैंने कहा क्या चीज कि यहाँ इस पॉइंट पे जो फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, एक तो सरफेस इस पे नॉर्मल फोर्स अलोंग द रेडियस लगा रहा होगा n, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स, चूंकि मैं कह रहा हूं यहाँ पे क्या हो रहा है, रोलिंग हो रहा है। क्या है ये, परफेक्ट रोलिंग का केस है, परफेक्ट रोलिंग हो रहा है। यहाँ पे परफेक्ट रोलिंग हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे दोनों तरह के मोशंस हो रहे होंगे। ट्रांसलेशनल हो रहा होगा, ट्रांसलेशनल नेशनल प्लस रोटेशनल, दोनों मोशंस यहाँ पे ये शेप कर रहा होगा, ठीक है। रोटेशनल मोशन, दोनों मोशन ये शेप कर रहा होगा। तो ट्रांसलेशनल मोशन में क्या हो रहा होगा कि सेंटर ऑफ मास जो है ये इसका एक स्मॉलर सर्किल में ऑक्सीलेट करेगा। मतलब ये सेंटर ऑफ मास जो है अल्टीमेटली ये इस सर्किल को फॉलो करेगा। दिस विल बी द पाथ फॉलोड बाय द सेंटर ऑफ मास। तो जो इस पाथ का जो रेडियस होगा, मैंने आपको बताया कि दिस विल बी व्हाट, रो। मैंने क्या माना है कि सेंटर से, सेंटर पॉइंट से जो ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है वो क्या है, वो r माइनस a है और दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो रो है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच द सेंटर ऑफ मास विल ऑक्सीलेट। क्या हो गया, रो इज इक्वल टू r माइनस a। ये क्या है, तो रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द पाथ इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ शेप ऑक्सीलेट, ठीक है, ऑक्सीलेट, ठीक है। आराम से समझिएगा इसको बच्चे। तो ये हो गया रेडियस ऑफ द पाथ। अब जरा एक चीज मुझे बताओ कि मैंने अगर इसको थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया, ठीक है, तो थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया तो अब इस पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट आ पड़ा है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n लग रहा होगा, क्योंकि ये परफेक्ट रोलिंग में है, ठीक है। तो स्लिपिंग की जो टेंडेंसी होगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के, उसके अपोजिट डायरेक्शंस में हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। क्या करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, फ्रिक्शन एक्ट करे, तभी तो परफेक्ट रोलिंग होगा। क्योंकि परफेक्ट रोलिंग के लिए क्या चाहिए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑब्जेक्ट का है, बॉल के साथ कांटेक्ट में है, उसका उस सरफेस के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशंस नहीं होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन, ठीक है। यही कंडीशन है कि फॉर ए परफेक्ट रोलिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द रोलिंग बॉडी एंड द सरफेस मस्ट बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस एट एवरी इंस्टेंट। तो हर इंस्टेंट पे जब ऑब्जेक्ट रोल करेगा, मतलब ऐसे रोटेट भी करेगा, ठीक है। तो जब रोल करेगा ये ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ मैं अगर नहीं आपको क्लियरली दिखा पा रहा हूं तो समझो ये ऐसा सिचुएशन है एंड द बॉल इज हेयर, ठीक है। आपका बॉल कहाँ है, ये आपका ये बॉल है, ठीक है, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस तो जब ये सेंटर हो गया, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होगा, बॉल हमेशा रेस्ट में होगा। तो जब एक बार घूम गया, फिर दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे भी रेस्ट में होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने मतलब जर्नी के दौरान जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा तो वहां पे वो रेस्ट में होगा। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। तो ये किस डायरेक्शन में लगेगा वो डिपेंड करता है कि हमारा स्लिपिंग का कंडीशन किस डायरेक्शन में है। तो मैं चूंकि इस सवाल को आपको एनर्जी कंजर्वेशन से समझाने वाला हूं, क्योंकि मुझे नहीं पढ़ना इसके डायरेक्शंस के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है कि फ्रिक्शन इधर की ओर लग रहा है या फ्रिक्शन इधर, स्टैटिक फ्रिक्शन इधर की ओर लग रहा है। मैं अभी इसके चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहता हूं।
तो मैं चाहता हूं क्या चीज कि इस सवाल को एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व करूं, और जैसा कि आप जानते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब थीटा एंगल डिस्प्लेस हुआ तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। जब इसको रिलीज किया जाएगा तो यही पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, और इस तरह से जो है सो ऑब्जेक्ट ऑक्सीलेट करेगा। ठीक है, तो यहां बात आ गई कि जब थीटा एंगल से मैंने डिस्प्लेस किया तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो आर्क लेंथ है स्मॉलर, ये जो सर्किल है, ठीक है, इसका आर्क लेंथ अगर s है तो कहीं ना कहीं मैं लिख सकता हूं कि मैं लिख सकता हूं कि थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, s बाय रो क्या है मैंने बताया है, स्मॉलर सर्किल है, तो ये जो रेडियस है वो क्या है, रो है। यहाँ से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो रो है। थीटा इज इक्वल टू s बाय रो, यहां से ये निकल के आ जा रहा है कि s इज इक्वल टू रो इनटू थीटा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें, क्योंकि मैं टेंजेंशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का निकाल रहा हूं इस स्मॉलर सर्किल के अबाउट, तो ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने क्या किया, ds बाय dt यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, एंड वी गेट रो इनटू d थीटा बाय dt, एंड दिस इज व्हाट, तो रो इनटू थीटा डॉट, सो दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। आपका ये क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हो गया ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। ये क्या हो गया, दिस इज द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, अब एक चीज बताओ कि मैं कह रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, तो रोटेशनल मतलब रोलिंग मोशन में, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है तो सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट हमेशा ये रोटेट कर रहा होगा, जो है तभी वह ऐसे रोटेट करता हुआ ये नीचे आ रहा होगा। तो जो रोटेशन हो रहा होगा, मैं ये मानता हूं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो रोटेशंस का है, अगर ये ओमेगा है, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो परफेक्ट रोलिंग के लिए मैंने क्या कहा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये सरफेस के रिस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट में होगा। अगर रेस्ट में नहीं होगा, स्लाइडिंग होगा, तो फिर फ्रिक्शन भी काम करना स्टार्ट कर देगा। एनर्जी कंजर्वेशन लगाने में मुझे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन भी ऐड करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पॉइंट है, इट विल ऑलवेज रिमेन्स एट रेस्ट। तो क्या चीज, यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो सरफेस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो रेस्ट में होगा। तो रेस्ट में कब हो सकता है, अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अपने सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर की ओर क्या हो जाएगा, ओमेगा इनटू जो इसका रेडियस है, इस ऑब्जेक्ट का रेडियस कितना है, a है, तो ओमेगा इनटू a, और चूंकि सेंटर ऑफ मास इधर की ओर मतलब मूव कर रहा है, जब इसका जो इस पॉइंट का जो इधर की ओर वेलोसिटी होगा, वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आपने अभी यहाँ पे निकाला है, और चूंकि ये रेस्ट में होना है, फॉर परफेक्ट रोलिंग, फॉर परफेक्ट रोलिंग के कंडीशंस के लिए आप ये जानते हैं कि जो वेलोसिटी होगा v, दिस शुड बी इक्वल टू ओमेगा इनटू a। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये परफेक्ट रोलिंग का यही कंडीशंस है। ठीक है, v की जो इसके रोटेशनल वेलोसिटी की वजह से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो वेलोसिटी आ गई वो ओमेगा इनटू a आ गई, और ट्रांसलेशनल की वजह से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी v आ गई। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों जब तक वो बराबर नहीं होंगे तो ये परफेक्ट रोलिंग नहीं होगा। अगर मान लीजिए v ज्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या है कि अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में स्लाइडिंग टेंडेंसी आ गई जो है सो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे परफेक्ट रोलिंग के केस में v इक्वल टू ओमेगा इनटू a ले रहा हूं। तो इससे देखिए ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है हमको, ओमेगा की वैल्यू आ रही है v बाई a, मतलब जो इसका जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो ये ऑक्सीलेशन हो रहा है उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज v बाई a। v इज द सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मैंने निकाला रो इनटू थीटा डॉट, so we will write it as rho into theta dot by a. This is the angular velocity of rotation of this shape about its center of mass. तो अल्टीमेटली अब देखो कि जब इसमें यहां से यहां जाने में पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और जब मैं रिलीज करूंगा तो इसके पास दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल इसके पास क्या होगी, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ट्रांसलेशनल मिड पाथ में इसके पास क्या होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो क्या होता है, हाफ ऑफ मास ऑफ दिस शेप इनटू वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास v पे स्क्वायर, और रोटेशनल 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस शेप मतलब i, और इनटू इसका एंगुलर वेलोसिटी हमने क्या लिखा है, ओमेगा, तो ये हो गया ओमेगा पे स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टोटल काइनेटिक एनर्जी। जब बॉडी क्या होता है, तो रोलिंग के केस में, इस रोलिंग के केस में यही फॉर्मूला होता है टोटल काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, ये जो आई ओमेगा स्क्वायर ये कहां से आता है, आपको याद नहीं हो तो मैं थोड़ा आपको गाइड कर देता हूं कि अगर ये एक्सिस, सपोज करो कि एक एक्सिस है और कोई ये जनरल शेप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
और ये अगर अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो इसका जो हर एक इंक्रीमेंटल मास है, मान लो ये डीएम मास है, तो ये डीएम मास जो है ये भी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा। तो अगर इसकी डिस्टेंस से दूरी अगर आर है तो ये क्या होगा, एक स्मॉलर सर्किल आर में जो है सो ये एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। तो इसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, तो अगर ओमेगा वेलोसिटी से अगर ये रोटेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं तुम लिख सकते हो कि इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ओमेगा इनटू आर। तो वेलोसिटी हो गया इसका v बराबर क्या हो गया, इस इंक्रीमेंटल मास का ओमेगा इनटू आर। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे डी के, इस इंक्रीमेंटल मास में काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की वजह से कितना आ रहा है, तो मैं लिखूंगा कैसे कि डी के एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो हाफ ऑफ मास डीएम इनटू यहाँ पे v पे स्क्वायर, मतलब ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा ये, तो 1/2 यहाँ ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे इंटीग्रल हो जाएगा which is m into r square. And this m into r square is the moment of inertia of the complete rigid body about the axis for which it is rotating. So you can write it as 1/2 I into omega square. तो यही से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख रहे हैं जो है सो। मैं बस आपको एक ब्रीफ कर रहा था। तो ये आ गया आपको ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो भाई, तो 1/2 m और वेलोसिटी कितनी है, ये हो गया रो स्क्वायर इंटू थीटा डॉट पे स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और रोटेशनल में 1/2 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने कहा है मैं जनरल शेप ले रहा हूं तो मैं बीटा इंटू मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इंटू इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस आपको पता है ना, ये रेडियस क्या ए है, तो एम इन बीटा एम इंटू ए स्क्वायर। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा की वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। सो ये हो गया रो स्क्वायर यहाँ पे थीटा डॉट पे स्क्वायर और बट्टा यहाँ पे ए स्क्वायर। यहाँ से तो ए स्क्वायर आपको कटता हुआ दिख ही रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, आप बस 1/2 m रो स्क्वायर यहाँ पे थीटा डॉट पे स्क्वायर ये कॉमन ले रहे हो, तो ये हो गया 1 और यहाँ पे प्लस यहाँ पे बीटा। सो दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब वो रिलीज होगा किसी भी पॉइंट पे, मतलब अभी तो फिलहाल इसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी है, बट व्हेन इट इज रिलीज्ड the body will have two component of the kinetic energy. The first is translational and the second is rotational. I want to discuss one more thing कि ये जो ऑक्सीलेशन होगा इसमें कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास का ही तो ऑक्सीलेशन हो रहा है ना। सेंटर ऑफ मास का ऑक्सीलेशन हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास के लिए ऑक्सीलेशंस के लिए केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है। ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ये कहीं ना कहीं हमारा क्या हो रहा है, इसके रोलिंग में वेस्ट हो जा रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक पार्ट तो हमारा इसको रोटेशन कराने में वेस्ट हो गया, दूसरा पार्ट ही है जिसकी वजह से ये जो सेंटर ऑफ मास है वो तेजी से इधर आ रहा है। तो स्लाइडिंग के केस के कंपैरिजन में रोटेशनल वाले केसेस में, मतलब जब रोलिंग के केसेस में जो टाइम पीरियड हमारा बढ़ जाता है उसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी आपने इसको ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के यहां लाने में दिया उसका एक हिस्सा तो खा गया आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो कि आपका एसएचएम में, जो कि आपका ऑक्सीलेशंस में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक रीजन, एक आप इंट्यूशन से आप कह सकते हो कि टाइम पीरियड स्लाइडिंग के केस में, रोलिंग वाले केस में टाइम पीरियड क्या होता है तो बढ़ जाता है। तो फिलहाल तो मैंने टाइम पीरियड का मतलब काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन निकाल दिया। टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन के इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, 1/2 m रो स्क्वायर, ठीक है, इंटू थीटा डॉट पे स्क्वायर और ये 1 प्लस बीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से कि ये जो ऑब्जेक्ट जब यहाँ था, इस पॉइंट पे जब ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट था तो इसका सेंटर यहाँ था, और जब इस पॉइंट पे गया तो यहाँ था। तो सेंटर जो था यहाँ से यहाँ थीटा एंगल पे जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ तो सेंटर यहाँ से उठ के यहाँ चला गया है। तो अगर आप देखो तो सेंटर कितना हाइट डिस्प्लेस हुआ, अगर इसके यहाँ पैरेलल ड्रॉ करो तो दिस ये रो है अगर, ठीक है, दिस इज रो, मतलब क्या चीज की अगर ये रेडियस ए है और टोटल जो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आर मेंशन्ड किया हुआ है तो कहीं ना कहीं जो रो इक्वल टू व्हाट हो जाएगा, आर माइनस ए हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट का जब आप इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लोगे तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना निकल के आएगा, तो रो यहाँ से कॉस थीटा, रो कॉस ऑफ थीटा। तो ये जो हाइट है हमारा यहाँ से जो यहाँ हाइट का इंक्रीमेंट हुआ ये कितना हो गया, तो ये टोटल लेंथ पता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी थी वो कितनी थी, रो थी, तो ये हो गया कितना, रो माइनस रो कॉस ऑफ थीटा, सो रो इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। सो हाइट में जो डेल एच है, चेंज इन द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय एंगल थीटा इज व्हाट, रो इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो आप कह सकते हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा
ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा, एम जी इंटू यहाँ पे एच। तो एम हो गया एम जी और एच हो गया क्या चीज, तो रो इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो है इस ऑब्जेक्ट का, टोटल एनर्जी जो है ई, वो क्या हो गया, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी में दो टर्म्स है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल, जिसकी वजह से ये रिलेशन हमारा डिराइव हुआ। तो मैं इसको कहीं ना कहीं ये लिख सकता हूँ, दिस विल बी हाफ ऑफ एम रो स्क्वायर, ठीक है, और थीटा डॉट पे स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा, ठीक है, थीटा डॉट पे स्क्वायर और जोड़ एम जी रो इंटू 1 माइनस cos of theta. So this is the expression of the total energy of this object, ठीक है, when it is displaced at an angle theta. अब जब इसको रिलीज करोगे तो थीटा क्या होगा, वेरी करेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा यहाँ आएगा, तो करस्पॉन्डिंगली आप हर पॉइंट पे एनर्जी जो है इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे केवल क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटी जो है सो वर्क डन कर रहा है, ठीक है, only the work done is being done by the conservative force gravity, क्योंकि फ्रिक्शन जो फोर्स लग रहा है इसको रोलिंग कराने के लिए, उसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि इस मोशंस के दौरान एनर्जी कंजर्व रह रहा है, और अगर एनर्जी कंजर्व रह रहा है तो अगर मैं एनर्जी को डिफरेंशिएट करूं डी बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी क्या है, बिकॉज एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी इज कंजर्व्ड। कंजर्व मतलब मोशंस के दौरान ये जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगा, तो उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सो वी विल बी गोइंग टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है, इस इक्वेशंस को मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो 1/2 m रो स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 प्लस बीटा, और यहां हो जाएगा कितना, डी थीटा डॉट पे स्क्वायर बाई डी टी एंड जोर एम, देखो यहां से देखोगे तो यहाँ पे डी बाई डी टी कर दो, डी बाई डी टी ऑफ एम जी रो इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब जरा बताओ कि ये तो थीटा डॉट पे स्क्वायर में डी टी है, मैं इसको लिख सकता, ये तो 0 से इक्वेट होगा, मैं इसको लिख सकता हूं इस पॉइंट पे कि 1/2 m रो स्क्वायर 1 प्लस बीटा इंटू डी थीटा डॉट पे स्क्वायर बाई डी थीटा डॉट, और इंटू यहाँ पे डी थीटा डॉट बाई यहाँ पे डी टी। अब अगर काटोगे तो सिमिलर यू विल गेट दिस रिजल्ट। सो इसी तरह से यहाँ पे देखो तो ये क्या है, ये जो फर्स्ट टर्म्स को जो तुम मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी ए कांस्टेंट, टाइम के रिस्पेक्ट में उसका जो कांस्टेंट है तो वो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये बचेगा क्या, माइनस साइन, एंड दिस इज माइनस ऑफ एम जी रो एंड डी बाई डी थीटा, ठीक है, ऑफ कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ये मैंने डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। आपको कोई इश्यूज होगा डिफरेंशिएशन में तो आप हम कमेंट करके बताना, मैं डिफरेंशिएशंस पे भी आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा जिससे आपका कंफ्यूजन जो है इस केसेस में ना हो। अब आप देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 1/2 m रो स्क्वायर 1 प्लस बीटा, और ये क्या है, डी थीटा डॉट पे स्क्वायर बट्टा डी थीटा मतलब क्या है, ये डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स के फॉर्म में एक इक्वेशन है जिसका रिजल्ट कितना आएगा, तो ट्वाइस ऑफ एक्स आएगा। उसी तरह से यहाँ लिख सकते हो कैसे, ट्वाइस ऑफ थीटा डॉट, ठीक है, और डी थीटा बाई डी टी को हम लोग थीटा डबल डॉट लिखेंगे, माइनस ऑफ एम जी, ठीक है, रो, और डी कॉस थीटा बाई थीटा माइनस साइन थीटा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, और डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, थीटा डॉट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। So finally you will be having your equations now कि m, देखो ये m से m में काट देता हूँ, ठीक है, m से m कटने दो, जो कट रहा है उसको कटने दो, बिकॉज इट विल मेक इट कॉम्प्लेक्स, 2 से 2 यहाँ कट गया, और थीटा डॉट से थीटा डॉट भी यहाँ कट गया। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ से रो से, ये जो रो है इस रो से इसके स्क्वायर पैरामीटर को काट दो। अब मैं लिख सकता हूँ रो इंटू 1 प्लस बीटा इंटू थीटा डबल डॉट, ठीक है, और प्लस यहां से क्या चीज, तो जी साइन थीटा साइन इट इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आया। और अब मैंने कहा, मैंने स्लाइडिंग के केस में भी क्या बोला था, स्मॉल एंगल डिस्प्लेसमेंट, मैंने क्या बोला था, स्मॉल एंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या चीज, मैंने बात की थी स्मॉल एंगल डिस्प्लेसमेंट के लिए, स्मॉल
एंगल अप्रोक्सीमेशंस की बात की थी, अप्रोक्सीमेशंस की बात की थी। तो उस केसेस में क्या होता है हमारा कि मैं डिस्प्लेसमेंट जो थीटा कर रहा हूं, इस थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा क्या है? थीटा वेरी स्मॉल है, मतलब बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं, तभी जाकर के ये इक्वेशन मेरा जो है सो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशंस के, स्टैंडर्ड इक्वेशंस के फॉर्म में डिराइव हो पाएगा। अगर मैं ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस नहीं लूंगा, अगर थीटा वेरी स्मॉल नहीं होगा, तो कभी भी साइन थीटा जो है सो थीटा के अप्रोक्सीमेशंस में नहीं आएगा। इट वुड नॉट बी अप्रोक्सीमेटेड एट थीटा, एंड देन यू विल नेवर डिराइव ए जनरल इक्वेशंस ऑफ द एसएचएम, क्योंकि तब ये जो आपका फंक्शंस है ना वो साइन थीटा के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, जो आपका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द साइन थीटा, मतलब थीटा का लिनियर फंक्शंस नहीं रह जाएगा। सो वी आर हैविंग एन अप्रोक्सीमेशंस हियर, दैट इज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस की डिस्प्लेसमेंट में कर रहा हूं वो थीटा की वैल्यू स्मॉल है, और उस केसेस में एज पर द ट्रिग्नोमेट्री व्हेन द थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एट ओनली थीटा। सो यू कैन नाउ राइट इट हियर इज रो इनटू 1 प्लस बीटा, यहाँ थीटा डबल डॉट, ठीक है, प्लस जी थीटा, क्योंकि मैंने साइन थीटा को थीटा से अप्रोक्सीमेट कर दिया, इक्वल टू 0, एंड दिस विल गिव यू थीटा डबल डॉट प्लस जी बाय रो इनटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ द एसएचएम। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे जो एंगुलर एक्सेलरेशंस है, ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ द एसएचएम। ठीक है, तो अब मैं यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिख सकता हूं, और वो क्या है? तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आई, मतलब ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आई एंगुलर एक्सेलरेशन जी बट्टा रो इंटू 1 प्लस बीटा, क्या आया? तो जी बट्टा रो इंटू 1 प्लस बीटा, ये आया जी बट्टा रो इंटू 1 प्लस बीटा। ठीक है, तो यहां से आप निकालोगे टाइम पीरियड टी बराबर क्या होता है? तो 2 पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा की तो वैल्यू यहां से आ गई है कितना? रूट अंडर जी बाय रो इंटू 1 प्लस बीटा, एंड दैट विल गिव्स यू टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर रो इंटू 1 प्लस बीटा बाय यहाँ पे जी। ठीक है, क्या आया? 2 रो इंटू 1 प्लस बीटा बाय जी। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ the oscillation of a rigid body, ठीक है, rho into 1 plus beta by g। ठीक है, this is the time period of the oscillations of a rigid body in a spherical ball। ठीक है, इसमें spherical ball of radius r है। तो यहां देखो, यहां पैरामीटर को मैं एक्सप्लेन कर दूं। बॉल जो था, इस बॉल का तो रेडियस हमारा यहां से ये r था, ठीक है, ये r रेडियस का हमारा बॉल था, लेकिन क्योंकि आपको पता था कि इसमें जो आपने स्फेरिकल बॉल रख रखा है, ठीक है, ये इसका जो रेडियस है वो ऑलरेडी ए था। ठीक है, तो इसीलिए ये जो सेंटर ऑफ मास था ये स्मॉलर सर्किल में रोटेट कर रहा था, एंड दिस इज, इसका जो रेडियस हो गया ये रो हो गया, एंड दिस रो इज आर माइनस ए। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड स्लाइडिंग के केस में क्या आया था? स्लाइडिंग के केस में, स्लाइडिंग जब हो रहा था उस केस में आया था टी बराबर 2 पाई रूट अंडर कैचेस रो बाई जी आया था, और जहां पे कि रो इज इक्वल टू क्या था? तो आर माइनस ए था। ये यही केस है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? नो रोलिंग, कोई रोलिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, केवल क्या हो रहा है? स्लाइडिंग हो रहा है। स्लाइडिंग के केस में हमने ये इक्वेशंस निकाला था। अगर हम ये मानते हैं कि स्लाइडिंग के केस में जो मेरा ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन है, ए का जो रेडियस है वो कम है, तो अल्टीमेटली रो को हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं आर के बराबर। दैट्स व्हाई स्लाइडिंग के केस में तुमने ये डिराइव कर रखा है 2 पाई रूट अंडर ऑफ आर बाई जी। ठीक है, ये स्लाइडिंग का केस है। रोलिंग के केस में तुमने डिराइव कर रखा है रो इंटू 1 प्लस बीटा। तो कहीं ना कहीं यहाँ देख रहे हो क्या चीज कि ये 1 प्लस बीटा है। ठीक है, एंड 1 प्लस बीटा इज व्हाट? इट विल ऑलवेज बी, बीटा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, तो इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, एंड इसकी वजह से क्या होगा कि टाइम पीरियड हमारा बढ़ जा रहा है। और ये एक्चुअली में अगर तुम इसको कंसेप्चुअली समझना चाहो तो बस यही है कि जब ये ऑब्जेक्ट यहां से डिस्प्लेस होकर के स्लाइडिंग के केस में यहां जाती है, ठीक है, तो इसके पास क्या आता है? पोटेंशियल एनर्जी भर जाता है, और जब तुम इसको छोड़ते हो तो यही पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में आता है,
और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है। फिर चूंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी गेन हो गई होती है तो वो आगे निकल जाता है, और जैसे ही वो आगे निकलता है इट इज अगेन स्टार्ट गेनिंग द पोटेंशियल एनर्जी। तो ऊपर जाते जाते फिर ये पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेता है। जब यहाँ ये अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंचता है बॉल, फिर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है, फिर ये बैक होता है। तो इस तरह से इसमें ऑक्सीलेशन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के चेंजेस की वजह से होता है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल पोटेंशियल एनर्जी है, स्लाइडिंग के केस में सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, ट्रांसलेशनल एनर्जी में खर्च हो रहा है। लेकिन जब रोलिंग का केस आता है तो आप देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है। तो ये जो रोटेशन है, रोटेशन के लिए जो एनर्जी गया वो कहां से गया, ये पोटेंशियल एनर्जी का एक हिस्सा इसको रोटेट करने में खर्च हो गया। तो जो खर्च हो गया, इसका मतलब क्या है कि रोलिंग के केस में इस ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा इनर्शिया है, मोर इनर्शिया है। क्या बोलेंगे हम लोग, मोर इनर्शिया, इनर्शिया इन केस ऑफ रोलिंग, इन केस ऑफ रोलिंग, रोलिंग के केस में ज्यादा इनर्शिया है। तो अब आप देख रहे हो क्या चीज की रोल इनर्शिया डिपेंड कर रहा है 1 प्लस बीटा इज द इनर्शिया पैरामीटर। तो बीटा जितना ज्यादा बड़ा होगा, बीटा जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही ज्यादा टाइम पीरियड बड़ा आएगा, और टाइम पीरियड बड़ा होगा मतलब ऑक्सीलेशन स्लोएस्ट होगा। The general equations of time period of the oscillations of a rigid body in a spherical ball, ये जो spherical ball था इसमें तुमने किसी भी शेप के oscillations का टाइम पीरियड निकाल लिया, एंड दैट इक्वेशंस क्या निकला, t बराबर 2 बाई रूट अंडर 1 प्लस बीटा रो बाई जी। दिस वाज द टाइम पीरियड इक्वेशन, ठीक है। जहां रो क्या था, तो अगर मान लो कि ये जो कर्वेचर बॉल का रेडियस, अगर ये मान लो सेंटर ये है, तो यहाँ से जो ये पॉइंट की दूरी थी ये r थी, ठीक है। और तुम्हारा जो बॉल था ना, ये जैसे ये तुम्हारा बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, तो ये बॉल का जो सेंटर पॉइंट था, दिस वाज द सेंटर पॉइंट है। और इस सेंटर पॉइंट से ये जो पता है रेडियस a है और ये टोटल डिस्टेंस r है, तो कहीं ना कहीं जो ये डिस्टेंस है, कौन सा, ये जो डिस्टेंस है कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस हो गया तुम्हारा कितना, तो r माइनस a, एंड दिस डिस्टेंस इज व्हाट, द रो, ठीक है, दिस इज द रो। तुमने ये इक्वेशंस डिराइव किया टाइम पीरियड का। तो जब तुम्हारा सॉलिड स्फीयर का केस आता है तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हो जाती है I बराबर कितना, तो 2/5 इंटू एम इंटू रेडियस ऑफ दिस m स्क्वायर। तो बीटा की वैल्यू फाइनली कितनी आती है, बीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो 2/5 आती है, बीटा इज 2/5 आ जाता है इस केसेस में। तो बीटा जब 2/5 डालोगे तुम इस केसेस में यहाँ पे, तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई रूट अंडर यहाँ से 1 प्लस यहाँ पे 2/5, और r जो रो है उसको तुम r माइनस a लिख सकते हो, ठीक है, बाई यहाँ पे g, दिस विल बी व्हाट, तो दिस विल बी 7/5 g, यहाँ से जोड़ो 5 प्लस 2 7/5 g, ये टाइम पीरियड का इक्वेशन होगा। वही सॉलिड सिलेंडर के केस में बीटा 1/2 होगा, और बीटा जब 1/2 होगा तो टाइम पीरियड का इक्वेशन जो तुम इसमें डालोगे इट विल बी t बराबर 2 पाई रूट अंडर 3 इंटू r माइनस a बाई जी। और जब हुप का केस होगा तो तुमको पता है कि उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर क्या होता है, m इंटू a स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं जो बीटा की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 हो जाएगी, क्योंकि बीटा कोफिशिएंट होता है इसके स्टार्टिंग में, एंड इट विल गिव्स यू द टाइम पीरियड ऑफ दिस। तो आप इस पूरे तीनों इक्वेशंस को जब कंपेयर कर रहे हो तो आप क्या डिराइव कर रहे हो कि जो तुम्हारा जो स्फीयर है, स्फीयर के केस में जो टाइम पीरियड तुम्हारा निकल के आया है, क्योंकि ये 7/5 है, दिस इज द मिनिमम, ठीक है। उसके बाद सिलेंडर के केस में ज्यादा है और हुप के केस में और ज्यादा हो जाता है। ऐसे में टेक्निकली अगर समझो कि वाई हुप के केस में ज्यादा है, तो जानते हो कि हुप क्या होता है, रिंग होता है, और रिंग में क्या होता है कि सारा का सारा मास उसके पेरिफेरी पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो और पेरिफेरी पे जब डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो जब ये ऑब्जेक्ट हुप जब रोल करेगा, जब वो रोलिंग मोशन में होगा, तो क्या होगा कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो होगा I, ठीक है, वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से जो है सो जो मास डिस्ट्रीब्यूशन की दूरी इस केसेस में सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सबसे ज्यादा हो गया मतलब बीटा की वैल्यू उतनी ज्यादा हो गई, और बीटा की वैल्यू अगर उतनी ज्यादा हो गई तो अल्टीमेटली टाइम पीरियड की वैल्यू ज्यादा हो गई, एंड दैट्स व्हाई द हुप हैज द हाईएस्ट टाइम पीरियड जो है सो, एंड स्लोएस्ट ऑक्सीलेटर के रूप में आप हुप को या रिंग को मान सकते हैं जो उस केसेस में। तो मैंने तीनों केसेस में आपको डेरिवेशंस दिखाया। अब कंसेप्चुअली अगर आप समझना चाहो कि ये क्या है, समझ जाओ कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फैक्टर बीटा ही, क्योंकि टी बराबर जो आपने निकाला
2 पाई रूट अंडर 1 प्लस बीटा इंटू रो बाई जी। ठीक है, जहां रो की वैल्यू क्या है तो r माइनस ए है, r क्या है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बॉल हो गया। ठीक है, BAWL बॉल, और ए क्या हो गया तो शेप का रेडियस हो गया, शेप का क्या हो गया रेडियस हो गया। तो मैंने क्या देखा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फैक्टर बीटा, ये बीटा एक्चुअली में क्या है, मैंने कहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर क्या है तो बीटा m इंटू ए स्क्वायर। तो दिस बीटा इज द फैक्टर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फैक्टर क्या हो गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फैक्टर हो गया। तो ये कह रहा है क्या चीज कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फैक्टर बीटा कंट्रोल्स हाउ मच ऑफ द काइनेटिक एनर्जी गोज इनटू द रोटेशंस। यही बीटा कंट्रोल करता है, क्योंकि जब आपने टोटल एनर्जी का इक्वेशंस निकाला था तो आपने क्या निकाला था, आपने टोटल एनर्जी का इक्वेशंस जब निकाला तो उसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन जब आपने निकाला तो आपने निकाला 1/2 m रो स्क्वायर इंटू थीटा डॉट पे स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा। ठीक है, तो ये जो बीटा पैरामीटर्स था इट इज what this is the moment of inertia factor beta that controls how much kinetic energy goes into the rotation। अगर हुक की रिंग के केस में बीटा की वैल्यू क्या आती है, क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma स्क्वायर होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे बीटा की वैल्यू रिंग के केस में क्या आती है 1 आती है। किस केस में, रिंग की मैं बात करता हूँ। तो इसमें कह रहा है क्या चीज कि ए हुक बीटा इज इक्वल टू 1 हैज ऑल इट्स मास एट द रिंग, जैसे मैंने समझाया है, और रेजिस्टिंग एंगुलर एक्सेलरेशन। जब सारा मास होगा रिंग पे तो वो क्या करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशंस को रेजिस्ट करेगा, और रेजिस्ट करेगा तो वो क्या होगा, स्लोअर ऑक्सीलेशंस होगा, लार्जर टाइम पीरियड होगा। स्फीयर में बीटा 2/5 है, हैज द मास डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोजर टू द एक्सिस। ठीक है, तो स्फीयर के केस में जो मासेस हैं वो क्लोजर टू द एक्सिस होते हैं, इसीलिए बीटा क्या होता है इसमें कम होता है, और इसीलिए क्या होगा तो स्मॉलर रोटेशन इनर्शिया होगा, फास्टेस्ट ऑक्सीलेशन। तो आपने देखा अभी तक कंक्लूड कर लिया कि जब स्लाइडिंग का केस होता है, स्लाइडिंग के केस में जो इनर्शिया होती है और जो रोलिंग जब होता है ऑब्जेक्ट का स्फेरिकल बॉल में, तो इसमें रोटेशनल इनर्शिया भी मतलब शामिल हो जाती है टाइम पीरियड को अफेक्ट करने में। तो आप एक चीज आप कंक्लूड कर सकते हैं कि रोटेशनल इनर्शिया इज इंपैक्टिंग दिस टाइम पीरियड इन केसेस ऑफ रोलिंग मोशंस के केस में रोटेशनल इनर्शिया इंपैक्ट कर रहा है। सो मोर मास कंसंट्रेटेड नियर द सेंटर, जितना सेंटर के पास मास कंसंट्रेटेड होगा वो क्विकर द ऑक्सीलेशन इज। इस बात को याद रखिएगा, ऑक्सीलेशन की जो मतलब क्विकनेस है या फास्टेस्टनेस है वो डिपेंड करती है कि कितना ज्यादा मास सेंटर के पास जो है सो कंसंट्रेटेड है इन कंपैरिजन टू द उसके रेडियस पे कितना ज्यादा कंसंट्रेटेड है। जैसे कि आपने कहा कि हुक में सबसे ज्यादा मास कहाँ कंसंट्रेटेड है, उसके पेरिफेरी पे कंसंट्रेटेड है, सो दैट्स व्हाई इसका ये सबसे ज्यादा रेजिस्ट करता है एंगुलर एक्सेलरेशंस को। और जितना ज्यादा ये एंगुलर एक्सेलरेशन को रेसिस्ट करेगा, चक्का जितना तेज चलेगा उतना ही गाड़ी आगे की ओर भागेगी। तो जितना ज्यादा ये रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा उतना ही ज्यादा स्लोअर ऑक्सीलेशन होगा, क्योंकि आपका ऑक्सीलेशन क्यों हो रहा है, अल्टीमेटली रोलिंग की वजह से हो रहा है, मतलब ये रोटेशन जो है सो और साथ में ट्रांसलेशन, इसी रोटेशन का रिजल्ट है ट्रांसलेशन भी हो रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मोर द मास कंसंट्रेटेड नियर द सेंटर क्विकर विल बी द ऑक्सीलेशन। ठीक है, नाउ दिस इज द फाइनल कंक्लूजन एंड दैट इज कि हमारा जो जनरल टाइम पीरियड का इक्वेशंस आया वो ये आ गया 2 पाई रो इंटू 1 प्लस बीटा बाई जी एंड रो इज r minus a, and among all the shapes the sphere oscillates fastest while the hoop lags the most, and this beautiful result shows how the oscillations are not just the mass and gravity, how the oscillations are not just about the mass and gravity but also about where the mass is located inside the body। तो केवल मास या ग्रेविटी से ही ऑक्सीलेशन डिसाइड नहीं हो रहा है, वो मास जो है तो बॉडी में कैसे लोकेटेड है। ठीक है, अगर वो रिंग है तो रोलिंग के केसेस में वो ज्यादा इनर्शिया प्रोड्यूस कर रहा है, रोटेशनल इनर्शिया ज्यादा हो जा रही है तो टाइम पीरियड बढ़ जा रहा है। अगर वो स्फीयर है तो रोटेशनल इनर्शिया कम हो जा रही है तो टाइम पीरियड हुक के कंपैरिजन में कम हो जा रहा है। लेकिन अगर वो सिंपली स्लाइड कर रहा है उस केसेस में रोटेशन नहीं हो रहा है, रोटेशनल इनर्शिया अवेलेबल नहीं है, उस केसेस में ज्यादा और भी ज्यादा तेज जो है ऑक्सीलेशन